है कि आसाराम की जमानत की याचिका खारिज हो गई। लीजिए बुरी खबर, जो लोग आसाराम का बचाव कर रहे हैं उनके लिए, आसाराम की जमानत की याचिका खारिज हो गई है। जोधपुर अदालत से आसाराम की जमानत की याचिका खारिज हो गई है। 3 बार निचली अदालत ने पहले उनकी जमानत की याचिका खारिज की। 14 दिनों के लिए 3 बार उन्हें जेल भेजा गया न्यायिक हिरासत में, और अभी उनकी जमानत की याचिका खारिज हो गई। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, आसाराम की, संत आसाराम, परम पूजनीय आदरणीय प्रातः स्मरणीय आसाराम की जमानत की याचिका खारिज हो गई है। और यह जमानत की याचिका अदालत ने खारिज की। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि हमारे स्टूडियो में कुछ मेहमान हैं, लगातार मीडिया ट्रायल की बात करते हैं, लगातार ये बात करते हैं कि आप एक तरफा खबर दिखा रहे हैं, आप आसाराम के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, आप आसाराम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन अभी अदालत ने जो फैसला सुनाया है, जमानत की याचिका खारिज करने का फैसला अदालत का है, इसमें न तो मीडिया की कोई भूमिका है, न न्यूज 24 की, न मेरी, लेकिन हाँ अदालत की का फैसला है, इसका हम सम्मान करते हैं। इंदिरा जी बैठे को संतों जी ना यहाँ बैठे। इंदिरा जी, अभी आप बहुत गुस्से में लगातार हमें एक्यूज कर रही थी, हम तुरंत जानना चाहते हैं फैसला अदालत से आया, खुश हैं, दुखी हैं और मानती हैं कि अदालत अगर 3 बार निचली अदालत और 1 बार ऊपरी अदालत 4 बार याचिका खारिज करने का क्या मतलब है? आपको क्या लगता है सारे आरोप तथ्य भी ने, जैसा अभी अभय वर्तक भी बोल रहे थे? जी, मैं शुरू से एक ही स्टैंड पे हूँ कि अदालत सक्षम है, हमें उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का और यहाँ कोर्ट रूम बैठाने का कोई मकसद नहीं है। अदालत ने पाया। एक मिनट रोको, धीरज भटनागर हमारे संवाददाता जोधपुर से हमारे साथ। धीरज भटनागर, क्या खबर है जोधपुर से? धीरज भटनागर कोर्ट में मौजूद है। धीरज भटनागर, क्या जिरा हुई, जेठमलानी ने क्या कहा और कैसे उनकी याचिका खारिज हुई? धीरज जी, जिस तरीके से राम जेठमलानी यहाँ पर ये लगातार कहते आ रहे थे कि ये पूरी की पूरी एफआईआर गलत है, ये केस ही गलत है, लड़की को इल्यूजन्स होते हैं और कई आरोप लगाए गए, लेकिन जिस तरीके से प्रोसिक्यूशन ने ये कहा है कि सारे एविडेंसेस यहाँ पर है, और सबसे अहम बात जो कल न्यूज 24 में दिखाई थी कि शिल्पी ने पुलिस की कस्टडी में उन सब चीजों का कबूल कर लिया है जो एफआईआर में है, और वही एक सबसे बड़ा प्रोसिक्यूशन के पास था दलील, जिसको सुनने के बाद जज ने, ऑनरेबल जज ने कहा कि एट दिस स्टेज ये खारिज की जाती है। चलिए बहुत बड़ी खबर जोधपुर से। धीरज आप हमारे साथ बने रहे। धीरज भटनागर जोधपुर से हमें खबर दे रहे थे, आसाराम की जमानत की याचिका खारिज हो चुकी है 3 बार निचली अदालत से और अब ऊपरी अदालत से। राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की जमानत की याचिका खारिज कर दी है। आसाराम फिर जेल में रहेंगे। अब देखना होगा अब उनके पास क्या विकल्प है। यह माना जाए कि हाईकोर्ट से जमानत की याचिका खारिज होने के बाद आसाराम को सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, लेकिन क्या इसके साथ यह नहीं माना जाए कि आसाराम के खिलाफ पर्याप्त सबूत है? हमारे साथ मुंबई से मौजूद है अभय वर्तक। अभय वर्तक, आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि हम सब लोग तथ्यहीन बातें करते हैं और मीडिया में लगातार आसाराम के खिलाफ तथ्यहीन कैंपेन चला रहे हैं। आपसे सवाल पूछता हूं, 3 बार निचली अदालत और अब राजस्थान हाईकोर्ट, क्या आप मानेंगे कि आसाराम के खिलाफ सबूत हैं जिसकी बिना पर आसाराम की जमानत याचिका खारिज की गई है? मुझे तो एक लगता है कि इसके अंदर एक महत्वपूर्ण चीज हमने देखनी चाहिए कि आप भी न्यायालय का सम्मान करते हैं, हम भी न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय ने जो निर्णय लिया है ना आपके कहने पे लिया है या ना हमारे कहने के ऊपर लिया है, तो हमने सुन लिया कि वहाँ पे उनको जमानत का मतलब नकार दिया गया है। न्यायालय ने भी कुछ सोचा होगा। इसमें हमें सुख होता है या दुख होता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बात यह महत्वपूर्ण है कि बापूजी की जिस प्रकार से बदनामी की जा रही है इस फैसले के आगे, जैसे कि आपने दिखाया उनके जितने भी 1000 लड़कियों ने आत्महत्या की, बापूजी ने आंखों की खेती लगाई। नहीं, मेरा पूरा कहना सुन लीजिए। अजीत रंजन जी, आज देश में हिंदुओं के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। पूरा देश बापू कहता है। माफ करिए, आसाराम जिनकी 4 बार अदालत से याचिका खारिज हो चुकी, आसाराम जिन पर तमाम संगीन मामले हैं, आसाराम जिनके दर्जनों आश्रमों को बुलडोज कर दिया गया, बापूजी का कहना है, ये देखिए बापूजी का, शहरों में अगर बापू गांधी जी बापूजी के बारे में कह रहे हैं तो आज की सरकार ने सबसे बड़ा अपमान वहाँ पे कर रहा है। बापू मत कहिए, आज से कम हम नहीं कर रहे, हमारी सरकार कर रही है। बापू जी का बात छोड़ दीजिए। मैं जिस स्टेट में रहता हूँ, महाराष्ट्र स्टेट है, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। अभय वर्तक जी, वहाँ की सरकार आज यहाँ पे 93 से पूरे देश का 93% लिकर महाराष्ट्र से जाता है। वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, वो स्वयं बापू जी की हत्या कर रहे हैं। वहाँ पे बापू गांधी जी के साथ वहाँ पे दोनों से कोई संबंध नहीं है। सरकार पे चले जा रहे हैं। अभय वर्तक जी, अब तो कम से कम एक संकल्प लीजिए कि आसाराम नहीं, आपने गांधी, मैंने तो बापू जी कहा, आपने बापू जी के ऊपर इतना सारा बवाल मचा दिया, मुझे समझ में नहीं आया। आज भी बापू कहना और संत कहना अपमान नहीं है।
ये बापू कैसे कर सकते हैं आप लगातार आसाराम बापू बापू बापू? अभय वर्तक जी हमारे साथ कई बार बैठे हैं और कई बार मीडिया में आए हैं। अभय वर्तक जी को मैंने कई बार ये चीज कही कि अभय वर्तक जी जो बात आपको कहनी वो आपकी व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा। पहले भी मैंने ये कहा है, जिस व्यक्ति में वो व्यक्तित्व तो नहीं है, जिस व्यक्तित्व के लिए उसको पद से विभूषित किया जा रहा है, तो उस व्यक्ति को उस साधारण व्यक्ति की तरह भी नहीं माना जाएगा अगर वो किसी प्रकार का आरोपी है। रही बात, आपने पहले कहा गेहूं के साथ घुन पिसता है क्या? ये सही है, गेहूं के साथ हम जैसे घुन पिसे हैं। घुन का तात्पर्य यही है कि हम जैसे संतों का अपमान निरंतर होता रहा, 1 महीने से हो रहा है। अब रही बात, जो फैसला आया है बिल्कुल सही है। जब वो अपने आप को भगवान कहते थे आसाराम, तो आज ईश्वर ने दिखा दिया कि तुम्हारी औकात क्या, तुम्हारी क्षमता क्या है। बहुत सही उनको बात लाके कही। सही जगह साबित बहुत किया सही है। बात और है। ऐसे ही होना चाहिए संतों के साथ, जो पाप ऐसा करे। संतों अब मुझे जो संतों नहीं, मैंने इसलिए कहा क्योंकि संत इसलिए कहा क्योंकि संत अगर ऐसा कर रहा है तो उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। साधारण व्यक्ति के साथ तो चाहे जो हो, लेकिन संत है अगर छवि का तो उसके साथ ऐसा होना चाहिए।